दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे। आज का हमारा टॉपिक क्या है? जनन तंत्र। इसका पहला भाग हमने पढ़ लिया था, मतलब जो इसका सहायक अंग या प्राथमिक अंग था वृषण, उसके बारे में हमने पढ़ लिया था। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? इसके सहायक जनन अंग। अब वृषण के बारे में हमने क्या पढ़ा था? वृषण क्या होता है? नर का प्राथमिक जनन अंग। ठीक है, तो वृषण को ही प्राथमिक अंग क्यों बोला जाता है? इसका रीजन क्या है? बहुत सारे अंग हैं, तो वो प्राथमिक में क्यों नहीं आते, वृषण ही क्यों आता है? तो देखो, वृषण या टेस्टिस जो है ना, उसमें किसका निर्माण होता है? उसमें निर्माण होता है युग्मकों का। युग्मक मतलब शुक्राणु। ठीक है, जैसे मादा में कौन सा युग्मक होता है? अंडाणु। इसी तरह नर में क्या होता है? शुक्राणु। ठीक है, तो वृषण क्या करता है? जो वृषण है वो किसका निर्माण करेगा? वो निर्माण करेगा किसका? शुक्राणुओं का। शुक्राणुओं का, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? मेल गेमेट। ठीक है, इसके अलावा इसमें किसका निर्माण होता है? इसमें निर्माण होता है नर हार्मोन्स। नर हार्मोन्स। नर हार्मोन्स कौन से? क्या है वो? टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन ये क्या करता है? टेस्टोस्टेरोन ये नर के द्वितीयक लैंगिक लक्षणों को उत्पन्न करता है। इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं कि द्वितीयक लैंगिक लक्षण क्या होते हैं। तो जो द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के लिए रिस्पॉन्सिबल हार्मोन्स होता है वो कौन सा होता है? टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, ये भी कहाँ पे बनेगा? ये भी बनेगा आपके टेस्टिस में। जैसे ये टेस्टिस है, ठीक है, तो इन सब का निर्माण कहाँ पे होता है? इसमें। ठीक है, अब आगे हम क्या पढ़ेंगे? ये तो हमारा क्या हो गया? प्राइमरी या मुख्य जनन अंग। ठीक है, अब हम क्या पढ़ेंगे? द्वितीयक लैंगिक अंग या सहायक लैंगिक अंग। ठीक है, तो द्वितीयक लैंगिक अंग में क्या क्या है? नर जनन तंत्र, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, अब पहला तो कौन सा हो गया? मुख्य जनन अंग में वृषण, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब किसके बारे में पढ़ेंगे? सहायक जनन अंग। अब देखिए, सहायक जनन अंग कौन से होते हैं? जनन अंग या इसे क्या बोलेंगे? प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन्स। ठीक है, ये क्या होंगे? सेकेंडरी ऑर्गन। ठीक है, अब इसमें क्या? इसमें तो आपको पता है इसमें क्या है? वृषण। इसमें क्या होगा? देखो, इसमें क्या होता है? एक जोड़ी क्या पाया जाएगा? सबसे पहले एक जोड़ी क्या पाया जाएगा? स्क्रोटम। स्क्रोटम, ठीक है, फिर उसके नीचे क्या आएगा? फिर आएगी शुक्र वाहिनी, जिसको हम क्या बोलते हैं? वाशा एफिरेंशिया। ठीक है, इसके बाद अभी शुक्र वाहिनियां ये होंगी एक, फिर आपका क्या आएगा?
अधिवृषण, अधिवृषण, ठीक है। इसके बाद क्या आएगा, अधिवृषण के बाद, इसके बाद आएगी वास डिफरेंस, डिफरेंस, ठीक है। या इसको हम क्या बोलते हैं, शुक्र वाहिका, ठीक है। फिर इसके नीचे क्या आएगा, अब ये कौन सी पाए जाएंगे, सहायक जनन, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, सहायक जनन ग्रंथियां, ठीक है ना। अब सहायक जनन ग्रंथियों में कौन कौन सा हो जाएगा, इसमें देखो पहला क्या है, शुक्राशय, शुक्राशय जिसे हम क्या बोलते हैं, सेमिनल वेसिकल, ठीक है। फिर दूसरी कौन सी है, प्रोस्टेट ग्रंथि, प्रोस्टेट ग्रंथि, इंग्लिश में भी इसको यही बोलते हैं। और तीसरा क्या है, बल्बो, बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि, या इसको क्या बोलेंगे, काउपर, या काउपर ग्रंथि, ठीक है। तो ये सारे क्या हो गए, सहायक जनन अंग, ठीक है। मुख्य जनन में क्या आएगा, वृषण, जिसकी संख्या कितनी होती है, एक जोड़ी, मतलब 1 पेयर, ठीक है। अब यहाँ पे स्क्रोटम पे क्या होगा, 1 पेयर। फिर शुक्रवाहिनियां, शुक्रवाहिनी में कितनी होगी, 1 पेयर। फिर अधिवृषण में कितना होगा, 1 पेयर जोड़े में। शुक्रवाहिका में कितनी होगी, 1 पेयर, मतलब ये जोड़े में चलती हैं। आपको पता है कि वृषण में डिस्टेंस कितना होता है, 2, तो एक इधर से आएगी, एक इधर से जाएगी, तो एक इधर से जाएगी, ठीक है। तो ये चीजें क्लियर हुई, एक जोड़ी। फिर सहायक जो जनन ग्रंथियां होती है, तो इसमें देखो जो शुक्राशय होता है ना, वो आपका होगा 1 पेयर, प्रोस्टेट ग्रंथि एक होगी, और ये बल्बो यूरेथ्रल कितना होगा, ये भी 1 पेयर, कितनी होगी ये, 1 पेयर, ठीक है। बाकी सभी प्रोस्टेट ग्रंथि एक ही पाई जाती है, और बाकी सभी क्या होंगे, एक एक जोड़ी, ठीक है। तो ये तो आपको क्या हो गया, मुख्य जनन अंग वृषण, और ये कौन से हो गए, सहायक जनन अंग, जिसमें पहला क्या है, स्क्रोटम, इसके बाद क्या आता है, शुक्रवाहिनियां, फिर अधिवृषण, अधिवृषण या इसको हम क्या बोलते हैं, एपिडाइडमिस, क्या बोलते हैं इसको, एपिडाइडामिस, ठीक है। फिर शुक्रवाहिका, वासा डिफरेंस, इसके बाद सहायक जनन ग्रंथियों में 3 जनन ग्रंथियां पाई जाती हैं। पहला कौन सा है, शुक्राशय, दूसरा कौन सा है, प्रोस्टेट ग्रंथि, और तीसरी कौन सी है, बल्बो यूरेथ्रल, या इसी को हम क्या बोलते हैं, काउपर ग्रंथि, ठीक है। तो ये चीजें क्लियर हैं। अगर ये चीजें नोट करना हो तो आप अपने सामने एक कॉपी पेन रख लो, जो चीजें समझ में आ जाती हैं तो उनको सीक्वेंस वाइज आप उसमें उतारते चलो। अगर से कहीं पे समझ में नहीं आता तो आप मैसेज करके मेरे से पूछ सकते हो, कि कोई भी दिक्कत होती है तो आप मेरे से पूछ सकते हो। अब देखो, अब इसको स्ट्रक्चर के थ्रू समझते हैं कि ये कैसे कैसे कहाँ से घूमते हुए ये बाहर निकलती हैं, ठीक है। शुक्राणुओं को कहाँ कहाँ से ये यात्रा करवाते हुए यूरेथ्रा या पेनिस तक ले जाती हैं, ठीक है ना। तो अब हम इसको स्ट्रक्चर के थ्रू समझ लेते हैं। वायु में अगर आपने कोई भी चीज़ स्ट्रक्चर के थ्रू समझी ना तो वो लंबे समय तक आपके दिमाग में बनी रहती है। वैसे तो आप पढ़ेंगे भूल जाएंगे, लेकिन अगर आपने स्ट्रक्चर बना के उसको अच्छे से रीड कर लिया, उसको आज सीक्वेंस आपको याद हो गया,
तो वो चीज़ जल्दी भूलती नहीं है। आप ये करके देखिएगा, अगर एक दो बार आप स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस कर लेते हो तो वो चीज़ें लॉन्ग टाइम तक आपको याद रहेंगी। ठीक है, तो ये होगी उदर गुहा, ये हो गया स्क्रोटम, ये क्या हो गई उदर गुहा, उदर गुहा। देखो बुक में तो ज़्यादा टिपिकल तरीके से इसका फिगर दिया हुआ है, जिसको बनाने में थोड़ा टाइम लग जाएगा। अगर आप इस तरह का फिगर बना के भी समझा देते हो तो कोई दिक्कत नहीं, आपको समझ में आना चाहिए। ये चीज़ अगर ये चित्र बना के आप इसको समझते हो कि कहाँ से क्या निकलता है, ठीक है, तो आपको ये आसानी से समझ में आएगा। इतना फिगर भी ये हार्ड नहीं है, तो आप इसको आसानी से बना के इसको इन चीज़ों को आप समझ सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये होगी आपकी उदर गुहा, या इसी को हम क्या बोलते हैं एब्डोमिनल कैविटी। ठीक है, और ये तो आपको पता ही है, ये क्या है वृषण वो स्क्रोटम, ये क्या है स्क्रोटम, या इसे क्या बोलते हैं क्या बोलते हैं इसको वृषण खोल। ठीक है, अब इसके अंदर यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे ये होगा, इसको क्या बोलेंगे वृषण या टेस्टिस। ठीक है, अब देखो ये स्क्रोटम हो गया, ये वृषण हो गया, यहाँ पे क्या पाई जाएगी, यहाँ पे होती है वक्षण नाल। ठीक है, ये आपको हमने बताया था पहले, वक्षण नाल कैनाल। ठीक है, अब यहाँ पे जो ये वृषण है या टेस्टिस है, यहाँ पे ये लोब्यूल्स पाए जाते हैं, कोष्ठक पाए जाते हैं, इस तरह से दोनों में पाए जाएंगे। ठीक है, अब इसमें इतनी जगह इसलिए मैं 4 बना रही हूँ, लेकिन वृषण में इनकी संख्या कितनी होती है, प्रत्येक वृषण में इनकी संख्या कितनी होती है 250, ये आप पढ़ चुके हो 250। और इसी में क्या पाई जाती हैं, इसी में पाई जाती हैं शुक्रवाहिनियां, वो शुक्रजनन नलिकाएं, इस तरह से। ठीक है, अब ये जो शुक्रजनन नलिकाएं हैं, देखो हमने इसको पहले क्लियर कर लिया है, तो अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो ये जो शुक्रजनन नलिकाएं हैं, ये बहुत सारी नलिकाएं निकलेंगी, क्योंकि यहाँ पे जो कोष्ठ हैं वो कितने हैं 250, तो यहाँ से बहुत सारी नलिकाएं इधर से यहाँ से निकलकर यहाँ पे क्या करती हैं, एक जाल के समान संरचना बनाती हैं। ठीक है, बहुत सारी नलिकाएं जब एक जगह पे खुलेंगी तो एक जाल के समान संरचना बन जाएगी। ठीक है, अब इसको क्या बोलेंगे, जहाँ पे ये खुलेंगे, ये सारी नलिकाएं जहाँ पे खुलेंगे उसको बोलते हैं रेटेटेस्टिस, रेटेटेस्टिस। ठीक है, अब ये जो, अच्छा इसको हिंदी में क्या बोलते हैं वृषण जल। ठीक है, अब ये जो रेटेटेस्टिस है, अब ये यहाँ से किस में खुलेगी, यहाँ से एक नलिका निकलती है इस तरह की, उसको क्या बोलेंगे वासा एफरेंशिया या शुक्र वाहिनी। ठीक है, ये जो शुक्राणुजनन नलिकाएं हैं, ये कहाँ पे खुलेंगी, रेटेटेस्टिस में जालक के समान संरचना बनाएंगे, और यहाँ से एक नलिका निकलेगी जिसको हम क्या बोलते हैं वासा एफरेंशिया या क्या बोलेंगे इसको शुक्राणु
वाहिनी। ठीक है, अब ये शुक्राणु वाहिनियां अब एक और नलिका में खुलती है, तो इसको तो मिटा देती हूँ, ये तो आपने पहले ही समझा था, लिखने के लिए जगह नहीं होगी फिर। अब यहाँ पे एक और नलिका में ये खुलती है, अच्छा एक मिनट देखो, यहाँ तक की जो संरचना है, जस्ट मिनट, यहाँ तक की जो संरचना है जहाँ पे ये रेटिटेस्टिस जिस नलिका में खुलेगा उसको क्या बोलते हैं, वासा एफ्रेंसिया शुक्राणु वाहिनियां। अब यहाँ से एक नली और शुरू होगी, यहाँ से, ठीक है, दूसरे कलर से बना देते हैं, आपको क्लियर नहीं होगा। यहाँ से एक ये दूसरे नलिका में खुलती है, तो ये वाली जो नलिका है इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलते हैं एपिडाइडमिस या अधिवृषण। क्या होगी ये, अधिवृषण या एपिडाइडमिस। ठीक है, अब यहाँ पे जो एपिडाइडमिस है, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पे क्या होता है, किसका निर्माण, देखो यहाँ से शुक्राणु आया, शुक्रजनन नलिकाओं से शुक्राणु कहाँ आया, रेटिटेस्टिस में, रेटिटेस्टिस से फिर कहाँ गया, ये गया शुक्राणु वाहिनियों में। ठीक है, अब ये शुक्राणु वाहिनियां कहाँ जाके खुलेंगी, एपिडाइडमिस या अधिवृषण में। अब अधिवृषण, जैसे शुक्राणु तो हमेशा बनता रहता है, अब वो शुक्राणु यहाँ से निकलेगा भी, तो ये निकलकर स्टोर कहाँ, देखो स्खलित तो नहीं होता हमेशा, तो ये स्टोर कहाँ पे होगा, यहाँ अधिवृषण या एपिडाइडमिस में। मतलब शुक्राणुओं का संग्रह कहाँ होता है, वो कहाँ होता है, एपिडाइडमिस या अधिवृषण में। अब देखते हैं यहाँ से एक और नलिका निकलेगी, ठीक है, ये वाली, इस नलिका को क्या बोलेंगे, ये वक्षण नाल के थ्रू कहाँ पहुंच जाएगी, उदर गुहा में। ठीक है, फिर यहां से ये भी निकल के कहाँ पहुंच जाएगी, उदर गुहा में। तो ये जो नलिका निकल रही है ना, किससे, अधिवृषण से होकर, इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे शुक्रवाहिका। क्या होगी ये, शुक्रवाहिका, या इसे हम क्या बोलते हैं, वास डिफरेंस। ठीक है, ये जो नलिका निकल रही है, ठीक है, अब ये कहाँ जाएगी, अब देखो उदर गुहा में। आपने अगर उत्सर्जन तंत्र पढ़ा होगा तो आप जानते हो कि हमारे शरीर में कितनी होती है, तो यहाँ से जो ब्लड छनेगा, ब्लड छनने के बाद बाकी तो ऊपर चला जाता है, बाकी जो उसका एक्स्ट्रा मटेरियल होता है, अपशिष्ट पदार्थ होता है, वो मूत्र के रूप में बाहर आ जाता है नलियों के थ्रू। अब किडनी से दो नलियां, अब जैसे यहाँ पे क्या हो गई, यहाँ पे हमने बना दिया, ये किडनी हो गई। अब यहाँ से जब वो जो मूत्र नलिकाएं निकलती हैं इस तरह से, वो किस में खुलती हैं, यहाँ पे क्या होता है, यूरिन ब्लैडर। ठीक है, यूरिन ब्लैडर, तो यहाँ पे आके ये खुलती है, यहाँ पे स्टोर होता है, फिर बाहर निकलता है। तो ये जो नलिकाएं जाएंगी ना, कौन सी, शुक्राणु वाहिका, तो यहाँ पे क्या स्थित होता है, यहाँ पे क्या स्थित होगा, ये क्या है, ठीक है, ये क्या है, ये है यूरिन ब्लैडर। ठीक है, अब ये जो नलिकाएं हैं यूरिन ब्लैडर में, जैसे ये यहाँ पे स्थित है, यहाँ से ये नलिकाएं आई, ठीक है, एक यहाँ
से आई, तो ये जो नलिकाएं जाएंगी शुक्रवाहिका, ये ठीक है, तो ये इस यहां से जाके इसके पीछे से फिर इधर आएंगी, यहां से ये ऐसे निकल आएंगी, ठीक है। ये आगे की तरफ आ जाएंगे, इधर से जाएंगे और इसको पार करके आगे की तरफ आ जाएंगे, किसको, मूत्रवाहिनी को। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्थित होती है पत्ते के आकार की, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं शुक्राशय, शुक्राशय या सेमिनल, इसको मिटा देते हैं, ये तो है नहीं है, सेमिनल वेसिकल, ठीक है। अब ये जो नलियां हैं इसको क्रॉस करते हुए कहाँ पहुंच जाएंगे, इधर, यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, ये जो शुक्राशय है, यहाँ से एक नली निकलेगी, यहाँ से, ठीक है। ये जो नली निकलती है इसको क्या बोलते हैं, जहाँ पे ये नली निकलेगी और ये जो आपकी शुक्रवाहिनी है ये आके इस नली से मिल जाएगी, यहाँ पे आके इससे मिल जाएगी। तो जिस नली से ये मिलती है, जो कहाँ से निकल रही है, शुक्राशय से, कौन आके मिल रहा है, शुक्रवाहिका, इस नली को बोलते हैं शुक्राणुवाहिनियां, वाहिनी, ठीक है। अब ये जो शुक्राणुवाहिनियां हैं ये कहाँ पे जाके खुलेंगी, इस खलल नलिका में, ठीक है। अब इस खलल नलिका फिर किस में जाएगी, यूरेथ्रा में, मूत्र मार्ग में, ठीक है। अब यहाँ पे एक और ग्रंथि होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोस्टेट ग्रंथि। कौन सी होगी यहाँ पे, ये कौन सी होगी, प्रोस्टेट ग्रंथि। तो जो यहाँ से निकला भाग है उसमें, अच्छा एक चीज हो, ये जो आपका शुक्राशय है ना, शुक्राशय में एक पदार्थ पाया जाता है जो क्या करता है, शुक्राणुओं को पोषण या एनर्जी देने का काम करता है। तो ये जो शुक्राशय है ना, शुक्राणु में क्या, शुक्राशय में क्या पाया जाएगा, फ्रक्टोज, ठीक है, फ्रक्टोज पाया जाता है। अच्छा ये जो फ्रक्टोज है ना, ये सिर्फ यहीं पे बनता है, कहाँ पे, मेल के शुक्राशय में, इसके अलावा ये शरीर के किसी भाग में नहीं बनता, ये याद रखिएगा। अगर हम फ्रक्टोज लेते हैं, आपको ऐसे पता है कि फ्रक्टोज क्या है, शर्करा है जो किस में पाई जाती है, फ्रूट्स में पाई जाती है। ग्लूकोज भोज्य पदार्थों से हम लेते हैं। तो जो ये फ्रक्टोज शर्करा है ना, तो फ्रक्टोज में क्या होता है, ये क्या करता है, शुक्राणुओं को पोषण देने का काम करता है, ठीक है। तो अब एक चीज और याद रखिएगा, ये जो फ्रक्टोज है, फ्रक्टोज का परीक्षण किसमें किया जाता है, अगर कहीं पे रेप वगैरह का कुछ टेस्ट करना है तो यही फ्रक्टोज टेस्ट होता है। अगर जो विक्टिम है उसमें फ्रक्टोज है, ठीक है, फ्रक्टोज पाया जाता है उसके वेजाइना में, तो उसका रेप हुआ है। अगर ये नहीं पाया जाता तो मतलब रेप नहीं हुआ है। तो मतलब जो परीक्षण के लिए होता है वो कौन सा होता है, फ्रक्टोज होता है, ठीक है, जो किसमें होता है, पुरुष के शुक्राशय में, अन्यत्र ये किसी भी अंग में नहीं बनता, ठीक है। अब यहाँ पे क्या पाई जाती है, प्रोस्टेट ग्रंथि, ठीक है, ये हम मिटा देते हैं, नहीं लिखने के लिए जगह नहीं हो पाएगी। इसको क्या बोलते हैं, फ्रक्टोज निकलता है, निकलता है, ये क्या करेगा, शुक्राणुओं को पोषण,
शुक्राणुओं को कहाँ पे, शुक्राशय में, तो शुक्राशय से क्या निकला, फ्रक्टोज निकला, जो उसको पोषण देने का काम करता है। फिर ये नलिका स्खलन नलिका के थ्रू फिर कहाँ पे होती है, यूरेथ्रा में, और यहीं पे मार्ग में क्या पाई जाती है, प्रोस्टेट ग्रंथि। अब प्रोस्टेट से क्या निकलता है, प्रोस्टेट, इसका देखो इसमें और बहुत सारे पदार्थ पाए जाते हैं, लेकिन इसमें कैल्शियम आयन महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। इसमें क्या पाया जाएगा कैल्शियम आयन। अब ये जो कैल्शियम आयन है ना, ये क्या करता है, जो ये यहाँ से शुक्राणु आ रहा है, तो शुक्राणुओं को क्या प्रदान करता है, शुक्राणुओं को कैल्शियम आयन, जो उसका तरली भाग होता है उसमें क्या करता है, ये कैल्शियम आयन उसको एक गंध देने का काम करता है, ठीक है। उसको क्या करेगा, इसकी तीव्रता को बढ़ाएगा और उसको एक प्रकार की गंध देने का काम करता है, ठीक है। इसके अलावा फिर इसके बाद यहाँ पे इस तरह की 2 ग्रंथियां पाई जाएंगी, इस तरह की, जिसको क्या बोलते हैं, बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि, बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि, ठीक है। अब देखो ये बल्ब के आकार की है और इसका नाम भी क्या है, बल्बो यूरेथ्रल। बल्बो यूरेथ्रल मतलब ये ग्रंथि कहाँ पे पाई जा रही है, यूरेथ्रा के बगल में, और इसकी संख्या कितनी होती है, 1 पेयर, और ये किस आकार की है, बल्ब के आकार की, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि। ये क्या करती है, ये म्यूकस का स्रावन करती है, म्यूकस का स्रावन, जो इसके तरल पदार्थ को, जो शुक्राणु के अगर तरल पदार्थ है उसके चारों तरफ, उसको चिकना बनाने का काम करती है, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ से ये पदार्थ जब उसमें मिल जाएगा, फिर ये कहाँ पे चली जाएगी, मूत्र मार्ग के थ्रू, यूरेथ्रा के थ्रू कहाँ आ जाती है, पेनिस से बाहर। ये क्या है, पेनिस, जहाँ से अगर शुक्राणुओं का स्खलन होता है उसके थ्रू वो कहाँ जाते हैं, बाहर। अब शुरू से मैं बता देती हूँ, सबसे पहले यहाँ पे क्या पाए जाएंगे, 2 टेस्टिस पाए जाएंगे, वृषण, ठीक है। फिर जो इसमें से वृषण के अंदर क्या पाए जाएंगे, कोष्ठक पाए जाएंगे, जिसे हम क्या बोलते हैं, वृषण, टेस्टिस लोब्यूल, ठीक है। अब ये जो लोब्यूल्स हैं, कोष्ठ हैं, इसमें किसका निर्माण होता है, इसमें निर्माण होता है शुक्र जनन नलिकाओं का, ठीक है, जिसकी संख्या एक लोब्यूल में 1 से 3 तक होती है, ठीक है। अब ये जो नलिकाएं हैं, ये नलिकाएं निकलकर बाहर की ओर क्या बनाएंगी, एक जाल के समान संरचना बनाती हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, रेटिटेस्टिस, ठीक है। अब रेटिटेस्टिस किस नलिका में जाके खुलेगा, ये खुलता है किसमें, वासा एफ्रेंशिया, मतलब शुक्राणु वाहिनियों में। वाहिनियां मतलब जो शुक्राणु का वहन करती हैं, उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाती हैं। अब शुक्राणु वाहिनियों के बाद फिर ये जो नलिका पाई जाती है, इसको क्या बोलते हैं, जो शुक्राणु वाहिनियां हैं वो किसमें खुलेंगी, अधिवेशन या एपिडाइडिमिस में। अब एपिडाइडिमिस क्या करता है, एपिडाइडिमिस शुक्राणुओं का संग्रह करता है। जैसे जो शुक्राणु निकलेंगे तो ये हमेशा तो नहीं होता कि वो स्खलित हो जाएं, और ये बनते हमेशा हैं, तो इनका संग्रह कहाँ पे होगा, इनका संग्रह होगा अधिवेशन या एपिडाइडिमिस में। इसके बाद ये जो एपिडाइडिमिस है वो किसमें खुलता है, ये खुलता है शुक्र वाहिका या वासा डिफरेंस में, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, यहाँ पे किसका संग्रह होता है अधिवेशन में, शुक्राणु का संग्रह, शुक्राणु का संग्रह, ठीक है। इसके बाद ये कहाँ खुलेगी, शुक्र वाहिका में, वासा डिफरेंशिया, वो एपिडाइडिमिस। अब ये जो शुक्र वाहिनी है, ये यहाँ से यूरिनरी ब्लैडर की जो नलिका है, मूत्र नलिका, उसको पार करते हुए उसके आगे से निकलकर कहाँ पे आ जाएगी, शुक्राशय के पास, ठीक है। अब ये किस में मिलेगी, यहाँ से शुक्राशय से क्या निकलेगी, शुक्रवाहिनी। अब देखो यहाँ पे आएगी तो शुक्राशय में क्या होता है, फ्रक्टोज, फ्रक्टोज उसको क्या करता है, एनर्जी प्रदान करता है, किसको, शुक्राणुओं को। अब यहाँ पे देखना, यहाँ पे जो शुक्राशय में शुक्राणुओं का भाग होता है वो लगभग कितना होता है, 10%। बाकी जो इसका पदार्थ है, इसमें जो पदार्थ मिलते हैं, तरल पदार्थ, वो होते हैं, ठीक है। अब 60% भाग तो यहाँ पे मिल गया। अब जो ये शुक्र वाहिका है, वो शुक्र वाहिका है,
गंध प्रदान करती है, ठीक है, और उसको और तरल बनाती है। फिर इसके बाद ये जो प्रोस्टेट ग्रंथि से कैल्शियम आयन मिल गया, फिर इसके बाद हम आ जाते हैं और नीचे, तो यहाँ पे क्या है, बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि, मतलब ऐसी ग्रंथि जो बल्ब के आकार की है और किससे जुड़ी है, यूरेथ्रा से। इसकी संख्या 1 जुड़ी होती है। ये क्या करती है, म्यूकस का स्रावण, जो तरल को चिकना और गाढ़ा बनाने का काम करता है। इसके बाद ये मूत्र मार्ग के थ्रू पेनिस के द्वारा ये बाहर निकाल दिए जाते हैं, ठीक है। तो ये तो पूरा हो गया आपका नर जनन तंत्र। इस तरह से इसकी संरचना होती है, ठीक है। मैं यहाँ पे साइड में जितने भी सहायक अंग हैं उनका नाम लिख देती हूँ, कैसे कैसे इनका क्रम है वो चीज़ बता देती हूँ, तो ये आपको फिर समझने में और ज़्यादा आसानी होगी। तो ये मैं इसको हटा देती हूँ। ठीक है, तो अब देखिए सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले आएगा क्या, वृषण या टेस्टिस। सबसे पहले हम क्या लेंगे, स्क्रोटम, सहायक जनन अंग। इसकी पूरी क्रियाविधि कैसे होगी, अब हम टेस्टिस से बात करते हैं, संरचना तो पहले पढ़ चुके हैं। सबसे पहले क्या होगा, वृषण या टेस्टिस, इसमें किसका निर्माण, इसमें क्या होंगी, शुक्र जनन नलिका, ठीक है। शुक्र जनन नलिका क्या करेगी, ये आपस में मिलकर जाल के समान संरचना बनाएंगे। जिसे क्या बोलते हैं, रेटी टेस्टिस, रेटी टेस्टिस। और इसको क्या बोलते हैं, वृषण जाल, वृषण जाल, ठीक है। अब ये जो रेटी टेस्टिस है ये किसमें खुलेगा, ये खुलता है किसमें, वासा एफरेंशिया, एफरेंशिया, ठीक है। अब वासा एफरेंशिया इसको क्या बोलते हैं, शुक्रवाहिनी, 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 ठीक है। अब ये किसमें खुलेगा, ये खुलेगा एपिडाइडिमिस में, एपिडाइडामिस, या इसको क्या बोलते हैं, अधिवृषण, अधिवृषण। अब यहाँ पे क्या होगा, शुक्राणु का संग्रह, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं, शुक्राणु इकट्ठा होंगे, ठीक है, इकट्ठा होंगे, ठीक है। फिर एपिडाइडिमिस के बाद क्या आता है, एपिडाइडिमिस कहाँ पे खुलेगा, ये खुलेगा इसमें वास डिफरेंस में, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, अधिवृषण, सॉरी इसको क्या बोलते हैं, शुक्रवाहिका, ठीक है। अब इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद आएगा क्या, इसके बाद सहायक जनन ग्रंथि आएंगी, सहायक जनन ग्रंथि, ठीक है। तो इसके बाद वास डिफरेंस के बाद शुक्राणु कहाँ पहुंचा, शुक्राशय में, कहाँ पहुंचेगा, शुक्राशय में, जिसे सेमिनल वेसिकल बोलते हैं, सेमिनल वेसिकल, ठीक है। अब शुक्राशय के बाद इसमें, शुक्राशय में क्या मिलेगा, फ्रक्टोज, ये ध्यान रखना क्या मिलता है यहाँ पे, फ्रक्टोज, ठीक है। लगभग इसके 60% का निर्माण कहाँ पे हो जाता है, शुक्राशय में, ठीक है। फिर बाकी का जो 40% है उसमें से
आपका इसमें प्रोस्टेट ग्रंथि में और इसमें ये सारा मटेरियल मिलकर टोटल पूरा 100% हो जाता है। फिर आपका शुक्राशय, शुक्राशय के बाद आपका क्या आ गया, प्रोस्टेट ग्रंथि। प्रोस्टेट ग्रंथि, ठीक है। फिर उसके नीचे क्या है, बल्बोयूरेथ्र। इससे क्या निकलेगा, इससे निकलेगा कैल्शियम आयन, ठीक है। फिर बल्बोयूरेथ्रल ग्रंथि, ये क्या करेगी, ये करती है म्यूकस का स्राव। क्या करेगी, ये म्यूकस निकालेगी, ठीक है। फिर इसके बाद ये कहाँ चला जाएगा, यूरेथ्रा में। सारा मटेरियल मिलके वहां पे खुलेगा यूरेथ्रा। फिर सबसे लास्ट में कहाँ आएगा, पेनिस, ठीक है। तो ये क्रम हो गया, ठीक है। सहायक जनन में सबसे पहले कहाँ, वृषण लेंगे। वृषण में क्या पाए जाते हैं, कोष्ठ पाए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या पाए जाएंगे, कोष्ठ। कितनी संख्या, 250। फिर शुक्र जनन में लिखा, एक कोष्ठ में कितनी होंगे, एक कोष्ठ में 1 से 3, ठीक है। फिर ये आपस में मिलकर जाल के समान संरचना बनाएगी, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, रेडिटेस्टिस या वृषण जालक। इसके बाद शुक्राणु किसमें जाएगा, वासा एफ्रेंस या शुक्रवाहिनी में। शुक्रवाहिनी किसमें खुलेगी, एपिडाइडमिस या अधिवृषण में, जहाँ पे इनका संग्रह होता है। इसके बाद वासा डिफरेंस, मतलब ये नलिका कहाँ पे खुलेगी, वासा डिफरेंस में, शुक्रवाहिका। अब यहाँ पे ये रेस्ट कर लिए, संग्रह हो गया। अब यहाँ से आगे जब शुक्राणुओं का गमन होगा तो वो कौन करवाएगी, वासा डिफरेंस। इसके बाद क्या आता है, सहायक जनन ग्रंथियां। सहायक जनन ग्रंथियों में कौन सी आती है, शुक्राशय, प्रोस्टेट और बल्बोयूरेथ्रा। शुक्राशय क्या करेगा, सबसे मेन काम इसका क्या है, फ्रक्टोज देना, शुक्राणुओं को फ्रक्टोज देना, ताकि वो उनको एनर्जी मिले और उनको ज़्यादा तेज गति से गमन कर सके। इसके बाद प्रोस्टेटी उसको गंध और तरल माध्यम प्रदान करती है, क्योंकि यहाँ पे क्या पाया जाता है, कैल्शियम आयन। अब इसके बाद क्या आता है, बल्बोयूरेथ्रल। बल्बोयूरेथ्रल से क्या निकलता है, म्यूकस निकलता है। म्यूकस उस द्रव्य को क्या करेगा, चिकनाहट देगा और गाढ़ापन प्रदान करेगा। इसके बाद जो वो है शुक्राणु है, गमन करता हुआ यूरेथ्रा में आएगा, मूत्र मार्ग में। इसके बाद फिर पेनिस के द्वारा वो बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। तो ये पूरा किसका गमन हो गया, शुक्राणुओं का, कहाँ से निकलते हैं और कैसे कैसे इनका गमन होता है, ठीक है, और कहाँ से बाहर निकलते हैं, और ये इनका क्रम हो गया, ठीक है। अब ये आपका पूरा नर जनन तंत्र वैसे कंप्लीट है। बाकी अभी पेनिस वगैरह की संरचना रह गई है, तो वो हम आपको डिटेल में बताएंगे, पर पूरा नर जनन तंत्र आपका इसमें कंप्लीट हो जाता है। पहले हमने मुख्य पढ़ा दिया था, अब ये सहायक है, ठीक है। इसके पहले हमने आपको स्त्री जनन तंत्र के बारे में भी डिटेल में पढ़ा दिया था, ठीक है। अब ये चीज़ आप कर लेना, इसमें कहीं कोई डाउट हो, कोई दिक्कत हो, कोई समस्या हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। ये वीडियो अगर अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों से भी शेयर करिए, इसको लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।